नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम शिक्षण वीडियो का पेपर नंबर 27 हल कर रहे हैं, जिसमें आपको टीचिंग मेथड के शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो टेस्ट है ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 जो कि जुलाई में आयोजित होने वाली है। उसके बाद में थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा जो या अक्टूबर या दिसंबर इन दोनों महीनों में फिक्स हो रहा है आपके, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि शिक्षण वीडियो के पूरे 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, हिंदी के 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, साइकोलॉजी के 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी आरबीएससी की कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें हैं उसमें 100 क्लासे और 100 टेस्ट आपको राजस्थान जीके के देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इन सभी चीज़ों का फायदा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिल रहा है। साथियों, पहला प्रश्न देखेंगे आज के इस टेस्ट का। तो आपके प्रश्न नंबर 1 है, विज्ञान किट है, विज्ञान शिक्षक की व्यक्तिगत कुंजी है, विज्ञान पढ़ाने के दौरान पहनने वाले वस्त्र है, विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स है और विज्ञान का चमत्कार है। देखिए, विज्ञान किट का निर्माण राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। विज्ञान किट से संबंधित जो ये प्रश्न है इसमें आपको सीधा सा विज्ञान किट का अर्थ पूछा गया है कि विज्ञान किट का मतलब क्या होता है। साथियों, विज्ञान किट का मतलब होता है जो विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स होता है, जिसमें विज्ञान के उपकरण रखे जाते हैं, उस बॉक्स को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान किट के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 2। एक छात्र बंदर को सजीव व पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? कौशलात्मक उद्देश्य, अवबोधन या अवबोध भी इसको आप कह सकते हो, ज्ञान या ज्ञानात्मक भी इसको आप कह सकते हो, और अभिरुचि या अभिरुचात्मक भी आप इसको कह सकते हो। तो देखिए, सीधा सा प्रश्न है। यहाँ पर छात्र के द्वारा बंदर को क्या बताया जा रहा है कि बंदर क्या है, सजीव है, और पत्थर क्या निर्जीव है। मतलब वो दोनों में अंतर करना सीख गया है कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। और जहाँ पर हम जब चीज़ों के बीच में अंतर करना सीख जाते हैं साथियों, तो उससे अवबोधात्मक या अवबोधन या अवबोध उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। कई सारे छात्रों का कमेंट था कि सर हम साइंस मैथ्स से हैं, सर हम एसएसटी से हैं, हम हिंदी से हैं, या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट का भी यहाँ पर कमेंट आता था कि हम लेवल 1 से हैं। अब आप लोगों का एक मैसेज आया था कि सर क्या हमारे भी 11वीं और 12वीं की किताबों में से राजस्थान जीके आएगी? तो मेरा उत्तर है बिल्कुल आएगी साथियों। चाहे आप साइंस मैथ्स से हो, हिंदी से हो, एसएसटी से हो, संस्कृत से हो, लेवल फर्स्ट से हो, आपको कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर आप किताबें नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूँ मानिए 1000-2000 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो उन प्रश्नों को आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। और मेरी पूरी कोशिश है कि एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबें इसी यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क मिल जाए। अब यहाँ तीसरा प्रश्न देखेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। थर्ड विकल्प तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही है, दूसरा वाला। तीसरा प्रश्न है आपके, प्रयोग प्रदर्शन विधि नहीं है, मितव्ययी एवं सरल, प्रयोग पर आधारित, छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। देखो, प्रयोग प्रदर्शन विधि होती क्या है आपको ये समझना है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? शिक्षक या अध्यापक के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई भी मान लो प्रकरण है जिसमें आप प्रयोग कर सकते हो, तो छात्रों के सामने शिक्षक उचित सामग्री के माध्यम से प्रयोग का प्रदर्शन करता है और छात्र उसका अवलोकन करते हैं, मतलब छात्र उस चीज को देखते हैं, और अध्यापक व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि में ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर ये मितव्ययी मतलब कम पैसे खर्च करने वाली भी है, सरल भी है, प्रयोग भी इसमें होता है, किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। शिक्षक केंद्रित विधि भी है, लेकिन यह छात्र केंद्रित विधि नहीं है, क्योंकि छात्र केंद्रित विधि में क्या होता है
क्रियाएं छात्र के द्वारा करवाई जाती है, अधिगम से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो, और इसमें ऐसा नहीं होता है। अतः जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है ये छात्र केंद्रित नहीं होगी। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, मूल्यांकन क्या है? परख करना, जांचना, निर्णय लेना और मापना। तो यहाँ पर मूल्यांकन का आपको अर्थ बताना है। मूल्यांकन का जो अर्थ होता है साथियों, जांचना, मापना या परख करना, ये सीमित अर्थ है, बल्कि इसका जो मुख्य और निश्चित अर्थ है वो होता है निर्णय लेना। मूल्यांकन से क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? प्रोजेक्टर के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, वीसीआर के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा। देखो, गतिशील चित्र मतलब जो चित्र चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे आप पिक्चर देख रहे वगैरह वो। टेप रिकॉर्डर द्वारा, तो यहाँ पर देखो टेप रिकॉर्ड के द्वारा आप उन गतिशील चित्रों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टेप रिकॉर्डर के द्वारा तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, वीडियो नहीं। अतः यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत है। तो पहला, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा? बताइए साथियों, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो? यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। वीसीआर के द्वारा जो गतिशील चित्र या दृश्य होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा अच्छी तरह से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो आपके छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, एनसीईआरटी के अनुसार सही क्रम है अदा, प्रक्रिया, प्रदा, प्रदा, प्रक्रिया, अदा, प्रक्रिया, अदा, प्रदा और इनमें से सभी। देखो, एनसीईआरटी के अनुसार आपको बताना है। तो एनसीईआरटी ने जो सही क्रम माना है वो है साथियों, सबसे पहले इनपुट किया जाता है। इनपुट का मतलब अदा से लिया जाता है। उसके बाद में चीज़ें होती है प्रोसेज में, प्रोसेज मतलब प्रक्रिया, और उसके बाद में चीज़ें जाती है आउटपुट में मतलब प्रदा। तो इस प्रकार सही क्रम क्या हुआ? अदा, प्रक्रिया, प्रदा। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो सातवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ठीक है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसमें है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य पूर्ण करना। देखो, अभिप्रेरित का मतलब है बालक अगर खुद आंतरिक रूप से प्रेरित है तो उसका कैसे पता चलेगा आपको? क्या बालक कक्षा में अगर प्रेजेंट ज़्यादा रहता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है? या बच्चा प्रश्न पूछ रहा है ज़्यादा, या बिल्कुल खामोश बैठा है, या गृह कार्य पूर्ण कर रहा है? तो बिल्कुल खामोश बैठा है तो उससे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये अभिप्रेरित है। गृह कार्य पूर्ण करना, ऐसा भी हो सकता है कि गृह कार्य पूर्ण करके अगर बालक नहीं लाता है तो उसको उसकी बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है। तो ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं है। साथियों, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ये जो दूसरा विकल्प है ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। कब पूछेंगे? जब उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और जिज्ञासा उत्पन्न कब होगी? वो जब वो अभिप्रेरित होंगे। तो विकल्प 2 आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। आपके 8वां प्रश्न है, सीखने के बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत दे जिससे वह नया ज्ञान सीखे, और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो देखो, आपको सीखने के लिए अवसर प्रदान करना है। कुछ प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही बार प्रश्न अगर पढ़ा आपने तो उससे क्या होगा, वो प्रश्न आपको हमेशा याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतने हजारों प्रश्न आप पढ़ रहे हो साथियों। इसलिए कुछ प्रश्न रिपीट यहाँ पर मैं इसीलिए करता हूँ। मेन रीज़न ये है कि उस प्रश्न को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। यहाँ पर देखो, समस्या सुलझाने के लिए यदि प्रेरित कर रहे हो तो वो भी सीखने का अवसर प्रदान करना है। बालक को आप सुझाव और संकेत दे रहे हैं जिससे वो नया ज्ञान सीखेगा। सीखेगा मतलब अवसर मिलेगा तभी तो सीखेगा। ये भी यहाँ पर अवसर प्रदान करना है सीखने के लिए। उनकी जो अवधारणात्मक संरचना है उनको स्पष्ट करेंगे,
तो भी वहाँ पर आपको आप बालक को मौका दे रहे हो, लेकिन सही उत्तर समझा देने के बाद में उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उस चीज़ को वो सीखेगा नहीं सीखेगा वो अलग बात है, बट अवसर कहाँ मिल रहा है, आपने तो अपने हिसाब से बता दिया। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न, विश्लेषण विधि में अंशों को जोड़कर पढ़ाया जाता है, अंशों को अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है, कभी अंशों को जोड़ा जाता है तो कभी अलग किया जाता है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। देखो जो विश्लेषण विधि होती है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बारीकी से देखना, ठीक है। और संश्लेषण का मतलब किससे लिया जाता है, चीज़ों को एकत्रित करके उसके समग्र रूप को देखना। तो साथियों विश्लेषण विधि में अंशों को जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि चीज़ों को अलग अलग भागों में बांटकर उस चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। कौन सा विकल्प है, सेकंड विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। साथियों 10वां प्रश्न आपके आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो पहला कथन, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। दूसरा कथन है, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। तीसरा कथन है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। और चौथा कथन है, शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको सही कथन देखना है, मतलब 3 कथन यहाँ गलत है और 1 कथन आपका यहाँ सही है, तो उसी सही कथन का आपको चुनाव करना है। देखो पहला कथन देखे तो दृश्य और श्रव्य सामग्री, जिसमें दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, वो छात्रों के लिए उपयोगी है, सही लग रहा है बिल्कुल। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, जी नहीं, चार्ट भी दृश्य है और ग्राफ भी दृश्य है, श्रव्य दृश्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, गलत है, अन्य विषयों में भी किया जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि महत्वपूर्ण है, अतः ओनली विकल्प नंबर 1 ही यहाँ पर सही कथन लग रहा है। तो पहला विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना और अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। देखो मूल्यांकन क्यों किया जाता है, केवल परीक्षा करवाने के लिए या प्रश्न पत्र बनवाने के लिए। परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, ये चीज़ें मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, लेकिन ये उसका उद्देश्य नहीं माना जा सकता है। तो दूसरा तीसरा विकल्प आपके हो गया गलत। अनुशासन बनाए रखना और अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार करना। तो देखो दोनों में से सही विकल्प है आपके चौथा, जो अधिगमकर्ता है मतलब जो सीखने वाला है, उसकी उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 11वें प्रश्न में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, वह विधि जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है कौन सी है। प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है और संश्लेषणात्मक विधि है। चीज़ें यहाँ पर 3 हैं आपके सामने, कौन कौन सी, आपको देखना है, सुनना है और समझना है। साथियों इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, इसमें आप देख रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो, मतलब इसमें क्रिया किसी और के द्वारा की जाती है जो कि होती है प्रदर्शन विधि। अगर यहाँ पर होता वह विधि जिसमें करके सीखा जाता है, करके सीखा जाता है, तो ऐसी विधि होती है योजना विधि, ठीक है, प्रयोगशाला विधि। इस प्रकार से विकल्प यहाँ एक ही सही रहेगा आपके 12वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है। सेमिनार विधि, क्रियात्मक बोध विधि, केस स्टडी विधि और इनमें से सभी। तो देखो जो बालक समस्याग्रस्त होते हैं, कक्षा में अध्यापक के सामने सर्वाधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। और उनका पता लगाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको केस स्टडी विधि के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके जनक कौन है केस स्टडी विधि के, टाइडमैन इसके जनक है, और इसको व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन वृत्ति विधि, इन नामों से भी जाना जाता है। ओनली थर्ड विकल्प ही आपके 13वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां प्रश्न है आपके, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्यों किया जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन? पहला विकल्प, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए किया जाता है। शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर नए बनाए रखने के लिए किया जाता है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। उस परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो बताओ प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको क्यों लगता है कि भाई आवश्यक है? देखो, कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए आप निदानात्मक परीक्षण भी कर सकते हो। निरंतर नए बनाए रखने के लिए, प्रगति निरंतर नए बनाए रखने के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहला हो सकता है। तीसरा क्या कह रहा है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से जो छात्र है उनमें परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न आपके 15वां प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह पहला विकल्प सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी है, और सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो देखो, यहाँ पर क्रियाकलाप के लिए समूह बनाना है। तो मान लीजिए आप सामाजिक विषय के अध्यापक हो, तो क्या ध्यान में रखोगे दिए गए विकल्पों में से? साथियों, अंकों के अनुसार समूह नहीं बना सकते हो आप, बल्कि जो सभी प्रतियोगी उसमें भाग ले रहे हैं उनकी सहभागिता और सहयोग को उस क्रियाकलाप में सुनिश्चित करने के लिए हमें समूह बनाना चाहिए। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 16। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का और निगमन का। तो 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है। रटने पर आधारित अधिगम छोटी कक्षाओं में बिल्कुल भी नहीं, वेद नहीं माना गया है। बिल्कुल भी आप इसका यूज नहीं कर सकते। निगमन का भी कम ही प्रयोग किया जाता है। आगमन या मनोरंजक एवं खेल संबंधी। तो साथियों, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण आदि आपको पढ़ाना है, तो आगमन से भी बेस्ट विकल्प कौन सा है कि तरीका होना चाहिए मनोरंजक, मतलब जिससे बालकों का मनोरंजन अच्छा हो और खेल संबंधी चीज़ों में वो खेलते खेलते सीख जाए, क्योंकि खेलों में उनकी क्या होती है, रुचि होती है। अतः दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 17। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक सिद्धांत है, एक कानून है, एक खोज है और एक मूल संकल्पना है। देखो, कोई भी परिकल्पना हुई, यदि आप उसका बार बार परीक्षण कर रहे हो फिर भी वो गलत नहीं हो रहा है, मतलब वो चीज़ बिल्कुल एक जैसे आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? सिद्धांत। किस नाम से जानेंगे साथियों? उसको सिद्धांत के नाम से जानेंगे। विकल्प एक आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 18। साथियों, 18वां प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व और छात्रों का विश्वास। तो आप एक शिक्षक बनने जा ही रहे हो, आपकी सबसे बहुमूल्य निधि क्या होगी? देखिए, सेवा भी होती है, वेतन भी इम्पोर्टेंस रखता है, गर्व भी और छात्रों का विश्वास भी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो सबसे बेस्ट आंसर है, सटीक आंसर है, उसका चुनाव हमको यहाँ पर करना है। तो जो छात्रों का विश्वास है साथियों, ये शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है कि उसके छात्र उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंस बात है। ठीक है, चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 19 है, किंडरगार्टन विधि आधारित है, व्याख्या पर आधारित है, खेल पर आधारित है, रटने पर आधारित है और इनमें से सभी। तो देखो, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हैं? ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का निर्माण किया था, जो कि किस पर आधारित विधि है साथियों? खेल पर। सबसे पहले खेल का प्रयोग इसी विधि में किया गया था,
तो यहाँ आपका जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 19 में सही रहेगा। देखिए, किंडरगार्टन विधि छोटे बच्चों के लिए होती है और यह बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि भी है। कैसी? बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि भी है साथियों ये। तो यहाँ ओनली सेकंड विकल्प 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। देखो, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको घरों की जो रद्दी सामग्री है उससे कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए शिक्षक कह रहा है। तो अगर वो रद्दी सामग्री से उपयोगी वस्तु बनाएंगे तो सृजनशीलता का भी विकास होगा, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को बच्चे समझ सकेंगे, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी भी वो आयोजित करवा सकता है, लेकिन कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना ये इसका शैक्षिक अभिप्राय नहीं होगा साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो आपके 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, ये देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो जो अभिप्रेरणा है जो नए सीखे, जो मतलब पिछला सीखा हुआ है उसको नए अधिगम से अलग तो बिल्कुल भी नहीं करती है साथियों। पहला, दूसरा या तीसरा, इन तीनों में से आपका एक आंसर सही रहेगा। तो अभिप्रेरणा का कार्य क्या है? स्मरण शक्ति को मजबूत करना? जी नहीं। सीखने के प्रति रुचि का विकास, दो विकल्प भी हट गया, चौथा भी हट गया, पहला और तीसरा बच रहा है। तो सीखने के प्रति रुचि का विकास पहला विकल्प है और एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करना तीसरा विकल्प है। और इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 1, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का ये विकास करती है। विकल्प 1 21वें में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो 22वां प्रश्न देखेंगे। जिस शिक्षण विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है वह है विश्लेषण विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है और संश्लेषण विधि है। तो नियमों का सहारा लिया जाता है, किसमें लिया जाता है साथियों? निगमन विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि निगमन विधि एक यहाँ पर यूँ मान सकते हो आप, इसमें बच्चों को पहले जो सूत्र है या फिर जो नियम होते हैं वो बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है और उसके बाद में उनके आधार पर चीज़ों को हल किया जाता है। तो होता है नियमों का सहारा किस में लेते हैं? निगमन विधि में लेते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 23, मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षा के लक्ष्य, अपनाई गई शिक्षण विधि, विषय के प्राप्य उद्देश्य और इनमें से सभी। प्रश्न को थोड़ा समझना क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को बहुत सारे विद्यार्थी गलत करने वाले हैं साथियों। देखो, जो मूल्यांकन का आधार होता है, यदि आप चौथे विकल्प पे जा रहे हो सभी को देख करके, तो यहाँ पर मैंने जानकर के ऐसा विकल्प डाला है। ये चौथा विकल्प इसका सही उत्तर नहीं है। मूल्यांकन का आधार शिक्षण विधि नहीं होती है, बल्कि जो विषय के प्राप्य उद्देश्य होते हैं, जिनको आप बच्चों को पढ़ाते हो, एक उद्देश्य निर्धारित करते हो कि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है और उसके आधार पर आप मूल्यांकन करते हो कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। यही मूल्यांकन का आधार माना जाता है। तो विकल्प 3 आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। साथियों 24वां प्रश्न, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। यहाँ आपको सारी चीज़ें निःशुल्क मिलेगी और साथ ही पीडीएफ भी आपको निःशुल्क मिलेगी। कहाँ मिलेगी? स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी पीडीएफ निःशुल्क ही मिल जाएगी। चाहो तो आप गूगल पर भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हो, स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से वो चैनल खुल जाएगा और पीडीएफ आप निःशुल्क ले सकते हो।
24वां प्रश्न है, दृश्य सामग्री नहीं है, चित्र, छायाचित्र, चलचित्र और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं साथियों। जो चित्र है, चित्र एक दृश्य सामग्री है और इसी को छायाचित्र भी कहा जाता है साथियों। जो हम फोटो कैप्चर करते हैं ना, तो ये फोटो भी क्या है, फिर दृश्य सामग्री है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, छायाचित्र। लेकिन जो चलचित्र होता है ये दृश्य सामग्री नहीं है, बल्कि चलचित्र कैसी सामग्री है, दृश्य श्रव्य। इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अतः यहाँ आपका तीसरा विकल्प जो है ये दृश्य सामग्री में नहीं आएगा, तो यही आपका सही उत्तर होगा 24वें प्रश्न में। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि 25 में से कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रक्षेपी साधन है चित्र, छायाचित्र, चलचित्र और सभी। तो साथियों, चित्र और छायाचित्र दोनों ही दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। चलचित्र किसके अंतर्गत आता है, दृश्य श्रव्य के अंतर्गत। मतलब इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, और ये एक प्रक्षेपी साधन भी माना जाता है। अतः यहाँ तीसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही रहेगा। तो देख लीजिए, शिक्षण वीडियो का पेपर नंबर 27 हम कर चुके हैं। इसके बाद अभी आपके 73 टेस्ट और बाकी है टीचिंग मेथड के, जो आपको एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा साथियों। आप पात्रता परीक्षा की तैयारी इसी यूट्यूब चैनल से बिना कुछ पढ़े सिर्फ इन टेस्ट सीरीजों को भी ज्वाइन कर लेते हो तो पात्रता परीक्षा में गारंटी पास होने की गारंटी मैं देता हूँ। मैंने एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, डिटेल वाली चीज़ें भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी अटेंड करनी पड़ेगी, और साथ में आप खुद अच्छे से मेहनत जरूर करिएगा। निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।